हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ऐसा है, कल हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन में हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल क्लास के अंदर या मेन क्लास के अंदर जो एफर्ट बताए गए हैं, अगर वैसा करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लास वाले परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसको यूं कहते हैं असंभाव्य या काल्पनिक जिसको बोलते हैं। अनलाइकली मतलब असंभाव्य होती, इम्प्रोबेबल। इमेजिनरी जो काल्पनिक कंडीशन होती है उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। और मैं ये बात बता देता हूं कि मेन क्लास में जो बात उसकी इस कंडीशन में कही जाती है, ठीक है ना, उसके परिणाम जो है वो वर्तमान में प्राप्त हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, उसके परिणाम वर्तमान में प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि इफ क्लास में ऐसी शर्त रखी जाती है तो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि इफ क्लास में होता ही पास्ट टेंस है और पास्ट की घटना के बारे में बात करता है, तो हम पास्ट की घटना को प्रेजेंट के अंदर परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन या अनलाइकली कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन। तो इसको बेटा ध्यान से समझना है। देखिए, अपने बात करते हैं ये कैसे यूज करते हैं। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड गिव यू। अब ये लिख रहा है कि इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड गिव यू। अब इस सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि इफ के बाद ये क्या कर रहा है, इफ के बाद ये पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना, पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहा है। ठीक है ना, और जो मेन क्लास है उसमें वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा रहा है, वुड लगा रहा है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा है। तो ध्यान देना है, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे ये न्यू, न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, नो न्यू नॉन सेकंड फॉर्म है, और इधर क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, तो ये तो इसकी एक स्ट्रक्चर होती है कि अगर मुझे आपका एड्रेस पता होता तो आई वुड गिव यू, तो मैं दे देता। अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता तो मैं दे देता। इसका मतलब उसका पता है नहीं, दे मैं सकता नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ना मुझे पता याद है और ना ही मैं दूंगा। वर्तमान में मुझे याद नहीं है, ना ही मैं उसका पता दूंगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन रखी गई है वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है ना, तो याद रखने वाली बात है कि अपने को क्या करना है, इधर वुड की बजाय कई बार ये भी लगा सकता है, शुड भी लगा सकता है। ये भी ध्यान रखना, कहीं आपको यूं कह दिया जाए कि वुड ही लगाना है तो इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में मतलब दिए गए वाक्यों की विपरीत कल्पना कर ली जाती है। एक कॉन्ट्रेरी टू नॉन फैक्ट्स होती है, यानी कॉन्ट्रेरी टू नॉन फैक्ट्स, यानी दिए गए तथ्यों के विपरीत कल्पना कर लेते हैं। कई बार हम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कल्पना आपने कर लेते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, ठीक है ना, अगर मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब इसके अंदर क्या है, किसी आदमी का पक्षी होना असंभव है ना। इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ वर क्या है, वाज वर पास्ट सिंपल टेंस है, बी की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ वुड प्लस फ्लाई, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या हुआ, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें ना तो मैं पक्षी बन सकता हूं और ना ही मैं आसमान में उड़ सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो कॉन्ट्रेरी टू नॉन फैक्ट होती है। और ये क्या होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसको यूं बोलते हैं कि इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये इमेजिनरी कंडीशन है। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँ, इमेजिनरी कंडीशन है, तो ऐसी इसको पूरा नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है, ये इफ आई वर नहीं लगाते, जो यहां पर लगा रहा ना, इफ आई वर लगाया हुआ है,
इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इफ को छोड़ दो, इफ को छोड़ दोगे तो ये वर आई हो जाएगा, वर आई ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता तो क्या करता, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो यहां पर क्या हुआ, इफ को हटा दिया तो वर आई ए बर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इफ को छोड़ते हैं तो इस कंडीशन में अपने वर आई का भी यूज, वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। हालांकि वाज लगता है वाई वर आई के साथ में, लेकिन यहां पर माई के साथ क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे। देखो ध्यान से कि हम उल्टा प्रयोग करेंगे, सीधा प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। ओके, तो अब अपने पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर कैसे आपको प्रश्न आएंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपको ब्रैकेट में कुछ दिया होगा और कंडीशनल सेंटेंसेस दिया होगा। आई वुड लैंड यू इफ आई हैव मनी, इस सेंटेंस को आप देखिए, पहला सेंटेंस, आई वुड लैंड यू इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास धन होता तो मैं आपको उधार देता। तो सीधी सी बात है, यहां पर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ना, यहां पर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म दी है और इफ वाला सेंटेंस दिया है और यहां पर ब्रैकेट में दिया, इसका मतलब इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो इफ क्लोज में क्या आती है, आपको पता ही है क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो हैज, हैव, हैड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास धन होता, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हैड। तो याद रखना है कि इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू। तो इफ वाला क्लोज जो होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं और दूसरे क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको देख करके इसको भरना है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, यहां पर देखो वर लिखा है इफ के बाद, तो सेकंड फॉर्म है, ये वाज वर, बी टाइप वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर ही तो है। तो इफ के बाद सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। यहां मेक दिया हुआ है, तो मेक की जगह आंसर क्या आएगा, वुड मेक, तो ये आंसर आ जाएगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आई वुड मेक यू द होम मिनिस्टर, तो मैं आपको होम मिनिस्टर बनाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वुड मेक आएगा, क्योंकि इफ वाले में क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसकी है, बी की। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर होती है, और फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है। इसी तरीके से देखिए इसमें आई रीड दिस बुक इफ आई न्यू चाइनीज, देखो इफ के बाद सेकंड फॉर्म दी हुई है, न्यू सेकंड फॉर्म है ना, तो इफ के बाद न्यू सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या होगी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये इस तरीके से क्या लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा वुड रीड, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वुड रीड। तो कहता था कि मैं इस पुस्तक को पढ़ देता, आई वुड रीड दिस बुक इफ आई न्यू चाइनीज, अगर मुझे चाइनीज आती, यानी अगर मैं चाइनीज जानता तो मैं इस पुस्तक को पढ़ देता। तो इसका मतलब ना तो मैं चाइनीज जानता और ना ही पढ़ पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अच्छा, ऐसे ही इफ आई वर यू आई हेल्प यू, तो वाज वर क्या है, वाज वर क्या चीज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहां पर इफ के बाद सेकंड फॉर्म, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, वुड हेल्प। तो इसका आंसर आ जाएगा वुड हेल्प। तो ये क्या है, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हेल्प हर, तो मैं उसकी सहायता करता। तो यहां वुड हेल्प का प्रयोग कर देंगे। ओके, समझ में आ रही नहीं कहानी। इसी तरीके से इफ ही वर्क हार्ड, अब देखिए इफ के बाद क्या लगाएंगे, यहां वुड पास, वो पास हो जाता, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वुड के पास फर्स्ट फॉर्म दी है, तो इसका मतलब क्या है, पहले सेंटेंस में क्या आना चाहिए, पहले सेंटेंस में आएगा सेकंड फॉर्म वर्कड हार्ड, यानी जो इफ क्लाज होता है उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया वर्कड हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, यानी मेहनत करता तो वो पास हो जाता, तो वर्कड हार्ड हो गया। तो ये भी इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आई वुड नॉट डू इट इफ आई बी यू, ये लिखा है आई वुड नॉट डू यू, ये कि नेगेटिव सेंटेंस है, वुड नॉट डू, वुड के बाद है तो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब इधर क्या आएगी, बी की सेकंड फॉर्म, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज या वर। तो यहां पर वाज ना लगा करके वर लगाएंगे, क्योंकि ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, सॉरी हाँ ये इम्प्रोबेबल कंडीशन ही है। तो इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, तो आई वुड नॉट डू,
तो ये इफ क्लास जो होता है इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है और दूसरे क्लास में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इसमें देखिए इफ आई सा राधा, अगर मैं राधा को देख पाता, यानी अगर मैं राधा को देखता, आई सा राधा सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ पर राधा सी की सेकंड फॉर्म सा है, तो यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म क्या आएगा, वर, आई वर डिलाइटेड, तो यहाँ पर वर डिलाइटेड आ जाएगा। नहीं, अगर मैं राधा को देखता तो मैं खुश हो जाता, तो आई वर डिलाइटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इफ आई सा राधा आई वर डिलाइटेड, ठीक है ना, इस तरीके से अपने इसका प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द ब्रिज क्लैप्स इफ ए हैवी ट्रक वेंट ओवर इट, तो यहां देखिए द ब्रिज क्लैप्स इफ ए हैवी ट्रक वेंट ओवर इट, यानी इफ के बाद क्या है, वेंट ओवर। वेंट ओवर का मतलब ऊपर से चले जाने को अंग्रेजी में कहते हैं वेंट ओवर, कुचल देने को अंग्रेजी में कहते हैं वेंट ओवर, या ऊपर से चले जाने को वेंट ओवर कहते हैं। वेंट सेकंड फॉर्म है इफ के बाद में। अगर एक भारी ट्रक इसके ऊपर से जाता तो ब्रिज ढह जाता, ब्रिज मतलब पुल, पुल ढह जाता। तो यहां पर क्या लगाएंगे, इफ द ब्रिज क्लैप्स लिखा हुआ है, इफ के बाद सेकंड फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, वुड क्लैप्स, तो ये आ जाएगा वुड क्लैप्स। तो उसका आंसर सही क्या आएगा, वुड क्लैप्स, यानी पुल ढह जाता अगर एक भारी ट्रक इसके ऊपर से चला जाता, तो वुड क्लैप्स क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से अपने को इस इम्प्रोबेबल कंडीशन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ सी, इफ वाले सेंटेंस में खालिस्तान है, तो इफ वाले में यहां तो वुड हैपन दिया हुआ है, देखो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई, इसका मतलब आपने क्या भरनी है, सेकंड फॉर्म भरनी है। तो इफ सी कॉल की जगह कॉल्ड, अगर वो मुझे पुकारती तो मैं जाता, तो यहाँ कॉल्ड क्या हुआ, इसका आंसर हुआ कॉल्ड। कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, अगर वह मुझे पुकारती तो यहाँ कॉल्ड हो गया, तो मैं जाता ना, तो उसने मुझे पुकारा ना मैं गया, यानी इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गया ना। ही स्पीक्स टू यू इफ ही सा यू, अगर वो आपको देखता है, तो इफ वाले में क्या है, सेकंड फॉर्म है ना, और खालिस्तान वाले में क्या भरेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहां क्या आ जाएगा, वुड स्पीक। ओके, तो यहां पर आ जाएगा वुड स्पीक। इफ ही सा यू, अगर वो तुमको देखता तो वो तुमसे बात करता, तो वुड स्पीक का इसमें आंसर क्या आएगा, वुड स्पीक। तो ये है इम्प्रोबेबल कंडीशन, जो प्रेजेंट में किसी प्रकार भी संभव नहीं है। ये पास्ट में तो संभव थी, लेकिन प्रेजेंट में ये किसी प्रकार भी संभव नहीं है। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन जो होती है, इसके सेंटेंसेस के आंसर अपने एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखेंगे। ओके, अच्छा, आगे तीसरी जो कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। उसको कहते हैं हम इम्प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन, नहीं सॉरी, इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, इम्प्रोबेबल नहीं कहते। इम्प्रोबेबल तो होती है काल्पनिक, जिसकी संभावना ही नहीं हो, असंभाव्य। अब ये इम्पॉसिबल कंडीशन, या जिसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी अपूर्ण शर्त वाली कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो शर्त ही जिसकी पूरी नहीं है, शर्त जो रखी वो पूरी हुई नहीं, अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है, इसके बारे में मैं ये कहूं कि ये नाम बिल्कुल प्रॉपर नाम है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। बस इसको ध्यान रखना है, जिसकी शर्त ही पूरी नहीं होती तो वो फिर काम पूरा कैसे होगा। तो ये तीसरी शर्त है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि इफ आई हैड रन फास्ट, अगर मैं तेज दौड़ता तो आई वुड हैव कॉट दी ट्रेन, तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। कहता है कि मैं अगर तेज दौड़ता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, इसका मतलब मैं तेज दौड़ा ही नहीं, यानी इसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, इसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, अनफुलफिल्ड कंडीशन है ये, यानी अपूर्ण शर्त है। तो ये किसी प्रकार की असंभव शर्त है, ये इसको कहते हैं असंभव शर्त। और इसके अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वुड हैव कॉट। तो याद रखना है, इसके इफ क्लाज के अंदर क्या आता है, इफ के साथ जो बात आती है, इफ के साथ क्या होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसके अंदर, जो जिसको प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं,
इफ क्लास को छोड़ करके, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इफ वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पीछे वाले में हमने क्या किया था, इफ वाले में सेकंड फॉर्म लगाई थी, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और दूसरे में क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना है आपको हर सेंटेंस को, और पूरा ध्यान से देखोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। ओके, जैसे अच्छा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ सी हैड कॉट द ट्रेन, इफ सी हैड कॉट द ट्रेन, ठीक है ना। तो सी, अब यहां ब्लैंक दे दे और यहां ले दे दे रीच और इन टाइम। यहां इन टाइम का प्रयोग समय रहते पहुंच जाती, समय पर पहुंच जाती है, इन टाइम समय रहते पहुंच जाती। इफ सी हैड कॉट द ट्रेन, अगर उसने ट्रेन पकड़ ली होती, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। सी हैड कॉट द ट्रेन, अगर उसने समय पर ट्रेन पकड़ ली होती, तो अब यहां पर ये रीच की आपको फॉर्म पूछ लिया, रीच को ब्रैकेट में दे दिया, और वो कह रहा है रीच की जगह क्या लगाएं, तो रीच की जगह क्या लगाएंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वुड हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो पहले से लगी हुई है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वो ट्रेन पकड़ लेती तो वो समय पर पहुंचे जाती, समय रहते पहुंच जाती। तो ध्यान रखना है, जब आपको इफ वाले में खाली स्थान दे तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, इफ वाले में कोई ब्लैंक दे तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ करके आंसर दे देना है। अगर प्रिंसिपल क्लास में देता है तो आपको वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, एक बात। और मैं दूसरी बात यहां पर कहना चाहूंगा आपको, वो ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे पीछे वाले में वर आई किया था, वर आई किया था ना, अब इसमें हम कहते हैं हैड आई, उसमें वर आई था, इसमें इफ को हटाया तो वर आई हो गया था, इसमें इफ को हटाया तो हैड आई हो गया, हैड आई रन फास्ट, अगर मैं तेज दौड़ता, इस तरीके से भी है, तो आई वुड हैव कॉट दी ट्रेन, तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। तो हैड आई रन द फास्ट आया, हैड आई रन फास्ट का आंसर वो ही है, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें लगा हुआ है देखो, लेकिन क्या किया, हेड को हमने पहले ही कर दिया, और यहां पर वो का वही आंसर है, वुड हैव कॉट, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी तरीका उसका अलग है, बस बात इतनी है। जैसे अपने इम्पॉसिबल कंडीशन जिसको बोल रहे थे, इमेजिनरी कंडीशन जिसको बोल रहे थे, उसमें हम वर आई बोल रहे थे ना, इसमें हैड आई कर सकते हैं, इफ को हटा भी सकते हैं और इफ को लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसके अंदर आपको ब्लैंक्स भरने पड़ेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये सेंटेंसेस है, इसमें आपको कुछ वर्ब्स को ब्रैकेट में दिया है, तो आपको लिखा है कि ब्लैंक में भरिए, इफ यू टेक लंच, देखिए यू वुडंट हैव बीन हंग्री, ये बिना इफ वाला वाक्य है, और उसमें वुडंट हैव बीन ये लिखा है, वुड नॉट हैव बीन, वुड के बाद क्या है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, वुड हैव थर्ड फॉर्म है ना, तुम भूखे नहीं रहते अब तक, यू वुडंट हैव बीन हंग्री, इसका मतलब तुम भूखे नहीं रहते अब तक। अगर तुम इफ यू, अब यहां पर क्या है, टेक दिया है, तो इफ वाले सेंटेंस में आपको क्या भरना है, हैड टेकन, इफ यू हैड टेकन द लंच, अगर तुम लंच कर लेते तो तुम भूखे नहीं रहते। समझ में आ रही है ना बात। तो आपको क्या है, इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, तो दूसरी तरफ आपको हैड टेकन भरना है। अगर हैड टेकन दिया होता तो ये भर देते, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपको आंसर क्या लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई हैड नोन, अब यह देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है ना, अगर मैं जानता दैट यू वर इल, कि तुम बीमार थे, अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार थे, अब यहां सेंटेंस दे रखा है, अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार थे, इफ आई हैड नोन दैट यू वर इल, तो आगे कहता आई वी यू इन द हॉस्पिटल, तो मैं आपको हॉस्पिटल में विजिट कर लेता। इसका मतलब क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ है, दूसरे में ये जो विजिट दिया हुआ है ना, इस विजिट की सही फॉर्म आपको भरनी है। तो कैसे भरेंगे, यहां पर भरेंगे आप वुड हैव
विजिटेड, थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? वुड हैव विजिटेड। तो अगर मुझे पता होता तो मैं आपको हॉस्पिटल में ही विजिट कर लेता। तो इस तरीके से इफ आई हैड नॉन दैट यू वर इल, अगर मुझे पता होता कि आप बीमार थे तो आई वुड हैव विजिटेड यू इन द हॉस्पिटल, तो मैं आपका हॉस्पिटल में ही आपके पास आ जाता। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है यू वुड हैव सेव्ड मनी। यहां पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, वुड हैव प्लस सेव्ड, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो अब अगर तुमने धन बचाया होता, इफ यू वुड हैव, नहीं सॉरी इफ नहीं दिया, यू वुड हैव सेव्ड मनी, धन बचा लिया होता। अगर क्या है, अब इस बाई की सही फॉर्म भरनी है, यानी आपको बाई की सही फॉर्म, बाई दिस बाइक एट लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर तुम इस बाइक को खरीद लेते तो तुमने धन बचा लिया होता, रुपए बचा लिए होते। तो इस बाई की सही फॉर्म क्या होगी? वुड हैव दे रखा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड बॉट। बाई की सेकंड फॉर्म भी बॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो यहां पर क्या आएगा? हैड बॉट, यू हैड बॉट दिस बाइक लास्ट ईयर। अगर ये बाइक तुम पिछले साल खरीदे तो तुम्हारे रुपए बच जाते। तो इसका मतलब हैड बॉट आ गया। नेक्स्ट देखिए, इफ दे हैड प्लेड, यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी है तो अपने को क्या भरना है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है। तो आपको ब्रैकेट में दे रखा है विन, तो इस विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन। तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। अगर वो अच्छा खेलते, इफ दे हैड प्लेड बेटर, अगर वो अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। तो कैसे भरेंगे? दे, इसका क्या हो जाएगा? वुड हैव, थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? वुड हैव वन। तो वे मैच जीत जाते। तो इस तरीके से आपको सही फॉर्म वहां पर भरनी है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ध्यान देना है। जो परीक्षाएं होती है, कांस्टेबल की होती है, आरएएस की परीक्षा होती है, बैंक के एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि +2 के बोर्ड में ये पूछे जाए या 10th के बोर्ड में ऐसे पूछा जाए, नहीं, यही कोर्स जो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू एट द मीटिंग, अगर तुम मीटिंग में होते, यानी इसको इफ वाला वाक्य है तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, बी की थर्ड फॉर्म लगानी है। और यहां पर शुड हैव थर्ड फॉर्म देखो दे रखा है, शुड हैव सीन, तो तुम देख लेते, आई शुड हैव सीन यू, तो मैं तुम्हें देख लेता। अगर तुम मीटिंग में होते तो मैं तुम्हें देख लेता। तो इसका मतलब क्या होता? तो यू के साथ आपको करना है हैड बीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है अगर तुम मीटिंग में होते। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर होती है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर होती है। थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, अदरवाइज भर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखिए, दे वुड हैव हर्ड बेटर, दे वुड हैव हियर्ड बेटर, उन्हें अच्छी तरह सुनाई देता। दे वुड हियर्ड बेटर, तो हियर्ड, दे वुड वुड हैव हियर्ड मतलब सुनाई देता, बेटर और अच्छा। कैसे? अगर वो जोर से बोलते, और जोर से बोलते, स्पीक लिखा है ना, लाउडर, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। अगर वो और जोर से बोलते तो अच्छा सुनाई देता। तो कैसे बोलेंगे? इस स्पीक की थर्ड फॉर्म भरनी है। कैसे? हैड स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। स्पीक की फर्स्ट फॉर्म स्पीक होती है, सेकंड स्पोक होती है, थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। तो दे वुड हैव हर्ड बेटर इफ यू हैड स्पोकन, तो यहां पर हैड स्पोकन आएगा। इफ वाले में आपको क्या भरना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरना है। तो अब तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये आपकी जो इम्पॉसिबल कंडीशन है, जिसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, उसमें ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखिए, इट वुड हैव बीन बेटर, अच्छा होता, अच्छा होता, क्या क्या अच्छा होता? अगर वो नहीं आते, अगर वो नहीं आते तो अच्छा होता। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं आते तो अच्छा, अगर वो नहीं आते तो अच्छा होता। तो ये नोट कम लिखा है ना, इस नोट कम को सही तरीके से हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो नोट नहीं हटाएंगे, ध्यान रखना, नोट हेड के बाद आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? हेड नोट कम। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आया? हेड नोट कम। अगर वो नहीं आते तो और अच्छा होता। बेटर क्या होता है? कंपेरेटिव डिग्री है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बता दी है। नेक्स्ट देखिए, इफ सी हैडंट एक्सप्लेन्ड इट टू मी। अब हैड नॉट एक्सप्लेन्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है?
यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये नेवर अंडरस्टैंड दिया है ना, नेवर अंडरस्टैंड, इसकी थर्ड फॉर्म नेवर का नेवर लिखा जाएगा। नो जैसे नोट नहीं बदलता वैसे नेवर भी नहीं बदलता, तो ये नेवर तो कैसे बनाएंगे, हैव, सॉरी इसको कैसे बने, हेड प्लस थर्ड फॉर्म था, वुड हैव नेवर, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या आती है, अंडरस्टूड। ये इसकी सही उत्तर आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वुड हैव नेवर अंडरस्टूड। तो ये इसका सही आंसर है। अगर उसने हमें समझाया नहीं होता, इफ ही हैडंट एक्सप्लेन्ड इट टू मी, अगर मुझे उसने ये बात समझाई नहीं होती तो मैं कभी नहीं समझ पाता। तो वुड हैव नेवर अंडरस्टूड का मतलब यहां हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहां पर ये काम करना है। सी वुड हैव डन इट, वो इसे कर देता। वो कहता है सी वुड हैव डन इट, अगर उसे जानता, तो नो लिखा हुआ है ना, नो की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि इफ वाला हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या लगाएंगे, अगर वह उसे कर देता, अगर वो उसे जानता, तो क्या लगाएंगे, दे के साथ हैड नोन, हैड नोन लगा देंगे। यहां पर जो हमारा सेंटेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, हैड नोन। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं। और इस तरीके से अगर आंसर दे देते हो तो आपके सारे प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये इम्प्रोबेबल कंडीशन करनी है। तो सॉरी इम्प्रोबेबल नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 प्रकार की कंडीशन बताई। सबसे पहली कंडीशन ओपन कंडीशन बताई। ओपन कंडीशन में क्या था, ओपन कंडीशन में क्या था, प्रेजेंट ओपन कंडीशन जो था उसमें एक तरफ क्या था, प्रेजेंट सिंपल था, और दूसरी तरफ क्या था, फ्यूचर सिंपल यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म था। यही तो बताया था ओपन कंडीशन। और दूसरी हमने हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल, या जिसको बोल रहे थे हम इमेजिनरी, काल्पनिक कंडीशन। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक तरफ थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या थी, दूसरी तरफ आपके पास थी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये आपकी इम्प्रोबेबल कंडीशन थी। तीसरी हमने क्या पढ़ा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म थी इफ वाले क्लोज में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म थी एक तरफ है इफ वाले क्लोज में, और दूसरी तरफ क्या थी, दूसरी तरफ थी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 ही प्रकार की कंडीशन होती है, ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन, और ये होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन या जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। तो 3 प्रकार की कंडीशन और 3 ही प्रकार के आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। ओके, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें प्रैक्टिस के द्वारा। अब ये तो 3 तरीके बताए आपको मैंने कंडीशन वाले। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि ये जो डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशंस जो है उनको व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। कैसे, हमने आपके साथ बात की, कैसे ये बात की थी कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो यू विल नॉट पास। ये बोला था ना, ये बोला था। इफ वाला सेंटेंस आपको बोला था कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, डू नॉट वर्क लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट सिंपल, और इधर विल नॉट पास लिखा हुआ है ना, तो ये ओपन कंडीशन है। इस कंडीशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, अनलेस के द्वारा भी इसको बता सकते हैं। तो इफ की जगह आपको क्या लगा देना है, अनलेस। जब अनलेस लगाते हो तो नोट हट जाता है और डू नॉट भी हट जाता है। ये अनलेस जब लगाते हो तो डू नॉट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। समझ में आई ना बात। यानी जब आप अनलेस हटाओगे तो यहां से ये डू नॉट जो है इसको आप हटा देंगे, अनलेस जब लगाओगे। और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, तो अनलेस वाले क्लास के अंदर कभी भी नोट नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे आपको कहते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल, सॉरी हमें कोमा लगाना था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल
पास, ये सेंटेंस है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें अनलेस जोड़ना है तो क्या करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड यानी इफ क्लास में नोट नहीं है ना, इफ क्लास में नोट नहीं है तो अनलेस लगाने पर क्या है, मेन क्लास में नोट लगा देंगे, ठीक है ना। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होते हो। तो इसको नेगेटिव बना देते हैं। यानी कहने का मतलब अगर इन दोनों में नोट नहीं है कहीं पर और इफ की जगह, इस इफ की जगह आप अनलेस लगा रहे हो, ध्यान दें, इफ की जगह आप अनलेस लगा रहे हो, देखो अनलेस लगा रहे हो, इफ की जगह आप अनलेस लगा रहे हो। इसमें देखो यू विल पास लिखा है ना, तो यहां पर विल का क्या हो जाएगा, विल नॉट हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लास में अनलेस वाला क्लास जो प्रिंसिपल क्लास नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो इस तरीके से भी इफ की जगह अनलेस लगा करके, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, ठीक है ना। तो अनलेस लगा करके भी अपने क्या करते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। अगला मैं बात बताना चाहूंगा आपको, अगली बात है कि शुड। देखो एक वर्ड आता है शुड, इससे वर, इससे हेड, इससे, ये हेल्पिंग वर्ब है, जो अगर वाक्य के शुरू में आ जाती है, शुड आ जाता है, वर आ जाता है, हेड आ जाता है। ध्यान रहे सेंटेंस की बिगनिंग में, शुरुआत में अगर आ जाते हैं तो उनका अर्थ भी अगर ही होता है। इन तीनों का अर्थ फिर क्या होता है, अगर होता है। कैसे होता है अगर, देखो सेंटेंस देखिए, इफ यू शुड बी फीलिंग अनवेल यू मे गो, एक सेंटेंस है आपके सामने, कहता है इफ यू शुड बी फीलिंग अनवेल यू मे गो। अगर तुम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हो तो तुम जा सकते हो। अब यहां करेंगे क्या करेंगे, शुड को हटा देंगे, शुड को हटा देंगे, सॉरी शुड को नहीं हटाएंगे, इफ को हटा देंगे। यहां पर इफ को हटा देंगे और इसको जब इफ हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, शुड यू हो जाएगा। ये यू शुड जो है ना, ये क्या हो जाएगा, शुड यू बी फीलिंग अनवेल, शुड यू बी फीलिंग अनवेल यू मे गो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी इफ हट जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जो शुड होती है वो पहले आ जाती है और यू बाद में चला जाता है, और शुड का अर्थ हो जाता है अगर। तो बिना इफ के भी अपने काम चला सकते हैं, ये शुड यू हो जाता है, बस ये याद रखना है। ऐसे ही हमने पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे इफ आई वर ए किंग, ऐसे लिखा इफ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड रिवार्ड यू, आई वुड रिवार्ड यू, ऐसे लिखा है। अब इसको क्या है, वर से लगाना है, यहां से इफ हटाना है, तो कैसे लगाएंगे, देखिए इफ बोलना नहीं है, मतलब इफ को बोलना नहीं है तो कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर आई ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड रिवार्ड यू, तो मैं तुम्हें इनाम देता, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर से भी और हेड से भी आपको मैंने पीछे बताया, यहां आई वर का क्या हो गया, वर आई हो गया है, और हेड वाला आपने पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे इफ यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क, अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया होता तो यू वुड नॉट हैव पनिश्ड, तो आपको सजा नहीं मिलती। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इफ यू हैड, तो यहां इफ को हटाना है, यहां इफ को हटाना है, तो वही काम करेंगे अपने, क्या करेंगे, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, अगर आपने काम पूरा कर लिया होता तो यू वुड नॉट हैव पनिश्ड। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, हेड को पहले लगा दिया ना, हेड यू हो गया। इफ को हटाते ही वो ही करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बन जाता है। तो बिना इफ के भी आप अगर कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है कंडीशंस को एक्सप्रेस करने का, कि हम कंडीशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं।
एक होती है कंजंक्शनल फ्रेज। कंजंक्शनल फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज का मतलब ऐसी फ्रेज जो कंजंक्शन का काम करे। वो कौन सी होती है? वो होती है इन केस। इन केस, इन केस से भी आप क्या कर सकते हैं? इन केस से भी क्या कर सकते हैं आप? कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? इन केस हमेशा बीच बीच में लगता है, ध्यान रखना। तो पहले आपको प्रिंसिपल क्लास लगाना पड़ेगा, यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल क्लास लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको करना पड़ेगा इन केस लिखना पड़ेगा, इन केस। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है ना? ये इसकी एक मतलब स्ट्रक्चर होती है। तो कैसे कैसे? जिसके टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, यानी एक छाता लीजिए, छाता ले लेना। इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स, अगर बरसात आ जाए। इन केस का मतलब अगर, यहां इन केस का अर्थ भी अगर हो गया, यानी अगर बरसात आ जाए तो छाता ले लेना। तो इन केस इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला। तो यहां इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, ये भी तो बोल सकते हैं ना, यानी ये भी तो बोलते हैं इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, ये भी तो बोल सकते हैं। इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो टेक एन अम्ब्रेला, तो छाता ले लेना। तो याद रखना, इन केस से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको, इन केस को कहते हैं कंजंक्शनल फ्रेज। इससे भी आप कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कंडीशन एक्सप्रेस करने के कुछ और तरीके होते हैं, उसको कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल की स्पेलिंग गलत है, ई आएगा। पार्टिसिपल फ्रेज जो होती है, पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव का जो काम करे, ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे, वो कहलाती है पार्टिसिपल फ्रेज। तो पार्टिसिपल फ्रेज कौन सी होती है? प्रोवाइडेड है, या तो प्रोवाइडेड लगाते हैं, या लगाते हैं प्रोवाइडेड दैट लगाते हैं, या हम लगाते हैं ओन कंडीशन दैट लगाते हैं, या हम लगाते हैं सो लॉन्ग एज लगाते हैं। तो इनका प्रयोग करके, यानी पार्टिसिपल फ्रेज होती है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड थर्ड फॉर्म है ना, तो इसलिए प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, इन दोनों में से कोई लगा तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ऑन कंडीशन दैट, इस कंडीशन पर, या सो लॉन्ग एज है। तो इसको भी आप यूज करके इसका प्रयोग कर सकते हो, कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर सकते हो। कैसे करना है? यू कैन यूज माई बाइक, यू कैन यूज माई बाइक, तो मेरी बाइक यूज कर सकते हो सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज यू डोंट गिव इट टू एनीबडी एल्स। अब अपनी बात को पूरे जोरदार तरीके से रखने के लिए अपने इन फ्रेज का प्रयोग करते हैं। यानी यू कैन यूज माई बाइक, तो मेरी बाइक तो ले जा सकते हो, मतलब बाइक तो ले जा सकते हैं, तो शब्द साथ में लगेगा। तुम मेरी बाइक तो ले जा सकते हो, पर एक शर्त पर। सो लैंग्वेज का मतलब एक शर्त पर कि तुम इसे किसी दूसरे को नहीं दोगे। ठीक है ना? तो यहां पर क्या है? सो लॉन्ग का प्रयोग कब करते हैं? ऑन कंडीशन दैट का प्रयोग कब करते हैं? जब अपनी बात को हम जोरदार तरीके से रखते हैं। कैसे? एक और उदाहरण देखिए, प्रोवाइडेड दैट, या प्रोवाइडेड शब्द को यूज करें, प्रोवाइडेड यू अलाउ मी, प्रोवाइडेड यू अलाउ मी, यहां लिख दिया हमने आई शैल स्पीक टू हिम, आई शैल स्पीक टू हिम। स्पीक टू का अर्थ होता है बात। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो, यानी तो यहां साथ में लगेगा। प्रोवाइडेड यू, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो, ये प्रोवाइडेड का अर्थ है। प्रोवाइड का मतलब वैसे उपलब्ध कराना होता है, उपलब्ध कराना कोई शर्त नहीं है। यानी अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं उससे बात करूंगा, आई शैल स्पीक टू यू या स्पीक टू हिम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? प्रोवाइडेड का भी यूज करना है। तो आप पार्टिसिपल फ्रेज प्रोवाइडेड का प्रयोग करके, ऑन कंडीशन दैट का प्रयोग करके, सो लॉन्ग एज का प्रयोग करके भी कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस लेके आएंगे और कंडीशनल कंजंक्शन लेके आएंगे, कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, मुख्य कंजंक्शन कौन कौन से हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं और आपके एग्जाम में भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।